मैं अमित कुमार स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बीते दिनों हमने पढ़ा था उपराष्ट्रपति। तो आज हमारी जो क्लास है वो पूरी चर्चा हमारे पॉलिटी के सबसे महत्वपूर्ण पद प्रधानमंत्री पर केंद्रित होने वाली है। तो आज हम जो पूरा क्लास करेंगे वो प्राइम मिनिस्टर पर फोकस्ड होगा। आपने अभी जो करंट का टॉपिक है, आपने जो बीते दिनों देखा कि यही 2 दिन पहले कि हमारे जो उपराष्ट्रपति साहब, जो हमने टॉपिक पढ़ा, हमारे जो उपराष्ट्रपति थे श्री जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया। ठीक है। और त्यागपत्र देने का रीज़न था उनका स्वास्थ्य। उनकी स्वास्थ्य थोड़ी सी उन्हें जो लगा कि सही नहीं है, वो सही से काम नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने स्वास्थ्य के कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने त्यागपत्र दिया। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था, मैं छोटा सा इस बारे में डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि ये करंट का टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि करंट का मुद्दा है तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ब्रीफ होना चाहिए। हमने इसकी पूरी चर्चा उपराष्ट्रपति की टॉपिक में हमने पढ़ी। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जो देश में सर उपराष्ट्रपति साहब जो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उपराष्ट्रपति क्या थे? राज्यसभा के सभापति भी थे। ठीक है। और वो कुर्सी खाली हो गई अभी राज्यसभा के सभापति। मैंने बताया था जब राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति इन्हीं कारणों की वजह से अपना पद त्याग देते हैं, ठीक है, तो उस जगह पर यानी राज्यसभा के सभापति के जगह पर वहाँ पे उपसभापति बैठते हैं। वो पूरी सदन का संचालन करेंगे। ठीक है। और वो उपसभापति स्वयं राज्यसभा के सदस्य होते हैं, यानी उन्हीं सदनों में से, यानी 245 मेंबर से ही वो उपसभापति चुना जाता है, वो बनते हैं और वो पूरी राज्यसभा को संचालित करते हैं। ठीक है। और जो उपराष्ट्रपति साहब जो थे, जो राज्यसभा के प्रदेश सभापति थे, वो स्वयं राज्यसभा का सदस्य नहीं होते। ये हमने क्लॉज पढ़ा था। अभी वो कुर्सी खाली, यानी उपराष्ट्रपति साहब की कुर्सी खाली है। यहाँ पे अभी ये व्यवस्था होगी कि यथाशीघ्र, यानी हमने पढ़ा था यथाशीघ्र उनका जो चुनाव होगा, यानी वो कुर्सी खाली है अभी वाइस प्रेसिडेंट की। ठीक है। तो वो कुर्सी खाली है तो इसके लिए यथाशीघ्र चुनाव होगा। यथाशीघ्र चुनाव की व्यवस्था हमारे संविधान में दी गई है, लेकिन इसके लिए जो कोई टाइमलाइन है ना, कोई टाइमलाइन नहीं दिया गया है। कोई इसके लिए बताया नहीं गया है कि कितने समय में चुनाव होगा। ठीक है। अगर राष्ट्रपति होते, अगर उन्होंने किन्हीं कारणों से त्यागपत्र दिया होता तो उनके लिए टाइमलाइन की व्यवस्था थी, यानी 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना है। तब तक के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने की व्यवस्था थी, जो उपराष्ट्रपति साहब बनते। लेकिन जब उपराष्ट्रपति की कुर्सी खाली होती, जैसे जगदीप धनखड़ जी, उनकी त्यागपत्र के द्वारा वो कुर्सी खाली हुई, तो अब यहाँ पे उपराष्ट्रपति कौन बनेंगे या नया चुनाव होगा तो यथाशीघ्र, इसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं है। और जो नए उपराष्ट्रपति का चुनाव तो होगा ही, चुनाव होगा वो पूरे, यानी जो उन्होंने अगर 3 साल के कार्यकाल में श्री जगदीप धनखड़ जी ने त्यागपत्र दिया तो बचा 2 साल। अब जो नए वाले आएंगे, यानी उपराष्ट्रपति साहब जो चुन करके आएंगे, ठीक है, उनके चुनाव के बारे में हमने पढ़ा था, जो चुन करके आएंगे वो पूरे आगे की 5 साल के लिए वो टेन्योर को पूरा करेंगे, यानी उनकी व्यवस्था संविधान में दी गई है। ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति पर कोई और आके इनका पद ग्रहण करे, ऐसी कहीं व्यवस्था नहीं गई है। अब चुनाव होगा और चुनाव के लिए कोई टाइमलाइन नहीं है, वो यथाशीघ्र होगा। वो कितने दिनों में होगा इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, चाहे वो 1 महीने में हो जाए, चाहे 2 महीने हो जाए, चाहे 6 महीने लगे या साल भर भी लग सकता है। तो इसके लिए कोई टाइमलाइन डिसाइड नहीं किया गया है। यहाँ पे ये क्लैरिटी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आपने ये समझ लिया, जो करंट का टॉपिक था मैंने क्लियरली समझा दिया। ठीक है। तो अब जो है हम आगे अपनी चर्चा जो है प्रधानमंत्री की, वो चर्चा कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं हमारे शासन व्यवस्था में, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। ये हम क्या क्या पढ़ेंगे एक बार थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। हम प्रधानमंत्री बारे में पहले तो परिचय पढ़ेंगे, फिर संवैधानिक प्रावधान क्या होगा वो पढ़ेंगे,
फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है वो पढ़ेंगे, फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए वो पढ़ेंगे, फिर प्रधानमंत्री की जो भूमिका है और शक्तियाँ हैं वो पढ़ेंगे, फिर प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है यानी टेन्योर है वो पढ़ेंगे, फिर प्रधानमंत्री का जो त्यागपत्र है वो त्यागपत्र किन्हें देते हैं वो पूरा पढ़ेंगे, फिर जो हमारे प्रमुख प्रधानमंत्री हुए उनके बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ जो फैक्ट्स हैं उन्हें जानेंगे, फिर महत्वपूर्ण तथ्य जो बच जाएगा यानी सबका सार, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा जो है क्लास आरंभ होता है परिचय से। तो जैसे देखिए हमारे राष्ट्रपति साहब, ठीक है, वो नाम मात्र के प्रमुख थे, यानी देश के वो नाम मात्र के प्रमुख थे, ठीक है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री साहब ये वास्तविक यानी रियल हेड हैं, वास्तविक प्रमुख, ठीक है। पहला तो ये वास्तविक प्रमुख है, ठीक है। ये देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने में या नेतृत्व करने में अपनी केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, यानी हेड ऑफ द फेस है, पूरे मंत्रिपरिषद का ये नेतृत्व करते हैं। तो मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन कर रहा है? हमारे, ठीक है। अब ये सब संवैधानिक जो प्रावधान है, अनुच्छेद जो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रधानमंत्री के लिए संवैधानिक प्रावधान, यानी इस पद की जो चर्चा की गई है हमारे अनुच्छेद 74, प्रधानमंत्री के पद की चर्चा अनुच्छेद 74 में की गई है। और मंत्रिपरिषद की चर्चा यानी जो मंत्रिपरिषद होगी यानी जो लोकसभा होगी वो पूरी मंत्रिपरिषद जहाँ पे मंत्री हैं उनकी परिषद, उनकी चर्चा अनुच्छेद 75, यानी ये मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हैं, यानी प्रधानमंत्री साहब जो है पूरे मंत्रिपरिषद का ये नेतृत्व करते हैं, यानी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये जवाबदेह हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री की जो चर्चा है अनुच्छेद 74 पे की गई है और जो पूरे मंत्रिपरिषद की जो चर्चा है अनुच्छेद 75 पे की गई है, ठीक है। हमने ये संवैधानिक प्रावधान ही पढ़ लिया। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्या होती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति यानी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं लोकसभा में, यानी लोकसभा का जब चुनाव होगा, यानी बीते कुछ महीने में चुनाव जो हुआ था, लोकसभा में जिस पार्टी में या जिस गठबंधन में आपसी सहमति से जो बहुमत दल के नेता होते, एक नेता घोषित किया जाता है, यानी अगर कोई केंद्रीय पार्टी है, अगर उन्होंने इतना नंबर्स ले आया है चुनाव में जीत करके कि वो अकेले बिना किसी से गठबंधन किए सरकार बना सकते हैं, उनके पास ऐसे नंबर्स हैं, ऐसे मेजोरिटी है, तो वो पूरे अपने एमपी में से एक हेड ऑफ द फेस चुनेंगे, यानी वो पूरे लोकसभा जो चुनाव होगा उस एक सदन का नेता चुनेंगे और वही सदन का नेता प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी निभाएगा, यानी वही हेड ऑफ द फेस, हेड ऑफ द नेशन जो होता है, रियल हेड, यानी सरकार का जवाबदेह, सरकार का प्रमुख, मंत्रिपरिषद का प्रमुख, बहुमत दल के नेता, सर्वोच्च पद, तो प्रधानमंत्री हमारे बन जाते हैं। अब जो नेक्स्ट चर्चा करेंगे यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, इस पूरी प्रक्रिया है वो हम समझते हैं। अब देखिए, अब बात होती है चुनाव से, यानी जब लोकसभा का चुनाव होता है, अधिसूचना जारी कर गई, यानी अगर लोकसभा का चुनाव होना है, ठीक है, तो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचना जारी होगी कि फलाने डेट को लोकसभा का चुनाव होना है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन डेट तय करेगा, आप अपने अपने क्षेत्र से एमपी चुनेंगे, यानी जब लोकसभा का चुनाव होता है तो हम क्या चुनते हैं? एमपी चुनते हैं, यानी हमारे क्षेत्र के जो सांसद है उन्हें चुनते हैं, जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो आके लोकसभा में बैठते हैं, ठीक है, वो प्योर एमपी होते हैं। जो हमें अभी हाल में किसी राज्य का अगर चुनाव होना है तो विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें हम अपने क्षेत्र के एमएलए चुनेंगे, वो हमारे क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेंगे कहाँ पे? हमारे राज्य के विधानमंडल में, यानी विधानसभा में, ठीक है। तो दो अलग अलग क्षेत्र हैं, यानी जब केंद्र की बारी आएगी, जब सेंट्रल लेवल पे बारी आएगी तो होगा लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का
चुनाव, इसकी अधिसूचना जारी हो गई। अब आपके अपने अपने क्षेत्र से जो है बहुत सारे पार्टी के नेता यानी लीडर निर्वाचन प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे, चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए ये जो चुनाव पूरी व्यवस्था है, लोकसभा का चुनाव हमने पढ़ा था लोकसभा में, जिनको 50% से अगर बहुमत ज़्यादा वोट आ गया, जो बहुमत यानी जिनको ज़्यादा वोट है, अगर 4 उम्मीदवार हैं A B C D, एक मिनट, अगर 4 आपके उम्मीदवार हैं आपके क्षेत्र से, ठीक है, इन्हीं को मिल गई 100 वोट, किन्हीं को 200, इन्हीं को 300, इन्हीं को 400, यानी जिसको सबसे ज़्यादा वोट वो चुनाव जीत गया, मेजोरिटी वाले। अब ये चुनाव जीत गए, फाइनल हो गया, ये MP बन गए, रिजल्ट आ गया। अब ये जो 545 मेंबर्स हैं जो लोकसभा के, कहाँ आएंगे? ये सारे प्रत्यक्ष चुनाव जीत करके, यानी प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था रहती है जहाँ जनता डायरेक्ट वोट करती है, यानी MP को डायरेक्ट चुनती है, ठीक है। तो ये सारे जो नेता हैं, सारे जो MPs हैं अपने लोकसभा में आएंगे, जो अपने अपने क्षेत्र का जो है प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी जो जिस जगह से सांसद बना है वो अपने एरिया को, यानी वो अपने क्षेत्र को, यानी वो अपने निर्वाचन क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगा। वो वहाँ की जो भी व्यवस्था है, जो भी विकास के काम हैं, वो वहाँ की सारी वो व्यवस्था को संभालेगा। वो सदन में आपके क्षेत्र की मुद्दे को उठाएगा, जो नीति बनाने में, कानून बनाने में, चर्चा करने में, जो सदन में जो बिल पास होगा उसमें अपनी प्रमुख भूमिका निभाएगा, ठीक है। तो सारे MP एक जगह आ गए। लोकसभा का पहला दिन, ठीक है, लोकसभा का पहला दिन होता है, ठीक है, जब अध्यक्ष भी नहीं चुना जाता है, यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है, यानी लोकसभा का जो MPs चुन करके आए हैं उन्हीं में से होगा, हमने ये पढ़ा था, ठीक है। अब जितने सदस्य हैं, अब उनमें से एक सबसे पहले जो चुना जाएगा वो अध्यक्ष, ठीक है, कि अध्यक्ष कौन होगा ये चुने जाएंगे। तो आपसी सहमति से लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव होता है। हमने लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया, और इसको शपथ कौन दिलाता है? एक प्रोटेम स्पीकर होता है, यानी ये स्पीकर अभी बनेगा, इसके स्पीकर चुने जाने से ही पहले एक स्पीकर होता है, यानी इसको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। ये अस्थायी पद है, यानी ये कुछ समय के लिए होता है, यानी इसके जो पहले वाले जो स्पीकर है वो अभी इस पद तक बने रहेंगे और जब तक नया चुन नहीं जाता है। लेकिन अभी एक प्रोटेम स्पीकर के इसका काम यही है, यह अस्थायी पद है, ठीक है, इसका काम यही है कि बस सदन में आना, आप प्रोटेम स्पीकर आ गए, यहाँ पे बैठ गए हैं, ठीक है। अब जितने ही 545 मेंबर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, अब इनमें से अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, ठीक है। जो भी अध्यक्ष का चुनाव होगा, यहाँ डिसाइड होगा, स्पीकर वो अपनी जो है अध्यक्ष की मतलब जो भी शपथ नहीं लेते हैं अध्यक्ष की, उनकी जो सदस्यता होती है एक लोकसभा के सदस्य की भांति होती है, यानी वो व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेते। लोकसभा का सदस्य उन्होंने चुना जा चुका है, अपने सदस्य की पद की शपथ उन्होंने ली, ठीक है। शपथ दिलवाने का काम होता है प्रोटेम स्पीकर का, ठीक है। अब इन्होंने शपथ दिलाया, सबके बहुमत से एक हेड ऑफ द फेस चुन लिया गया, यानी अध्यक्ष, यानी स्पीकर चुन लिया गया। अब स्पीकर आ गए हैं, अब स्पीकर नवनिर्वाचित जो स्पीकर है, ठीक है, वो यहाँ पे आ गए हैं, अब वो बैठ गए। मान लीजिए अभी स्पीकर कौन है? ओम बिरला साहब चुन गए। अब यहाँ पे ओम बिरला का चुनाव हो गया, वो स्पीकर हैं। अब जो नेक्स्ट होगा, अब जो भी सरकार, यानी अगर सरकार के पास, यानी किसी पार्टी के पास अगर वैसे नंबर्स हैं, उनके पास ऐसे नंबर्स हैं कि सरकार बना सकते हैं बिना किसी अन्य पार्टी का सहयोग लिए, यानी बिना कोई गठबंधन किए, अगर उनके पास ऐसे नंबर्स हैं, इतने सांसद हैं, इतनी संख्या है कि वो बिना किसी अदर पार्टी का, यानी अन्य पार्टी का सहयोग लिए चुनाव अपनी सरकार बनाने में सक्षम हैं, वो नंबर्स हैं, तो वो चुनाव वो जो है अपनी जो भी है दावेदारी पेश करेंगे सरकार बनाने के लिए, ठीक है। तो सरकार वहाँ राष्ट्रपति जी उपस्थित रहेंगे,
तो वो पेश होगा। तो उनमें यानी जितने भी स्पीकर यहाँ पे जो सदस्य हैं लोकसभा के, उनमें से एक फेस चुना जाएगा, यानी जो सदन का नेता हो, यानी अध्यक्ष चुन लिया गया, लेकिन एक बहुमत दल का नेता भी होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 कंडीशन, एक तो स्वयं, मतलब मैं 2 कंडीशन रखता हूँ। ठीक है, हम पूरी चीज़ों का जो है ना स्लो मोशन में, धीरे धीरे, यानी हर पहलू को जांचे परखे, यानी हर पहलू को ध्यान में रखते हुए पूरी चर्चा करेंगे, ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना, हम हर कारण को जान लें, ताकि कोई भी इसमें एक क्लाउज इम्पोर्टेंट है, ताकि आपके कोई भी डाउट्स इसमें बाकी न रहे। 2 कंडीशन बनेंगे। मान लीजिए पार्टी ए है, इसके पास बहुमत है, ठीक है। अब पार्टी जो दूसरी है, ये बी है, इसके पास एक कंडीशन तो ये है, इसके पास एक पार्टी है, इसके पास वैसे नंबर हैं, ये सरकार बनाएगी। एक पार्टी ऐसा है जिसके पास संख्या कम है, यानी कम है, तो वो अदर पार्टी यानी सी है प्लस डी है प्लस जो भी पार्टी, इतना पार्टी हो सकती है, सब यहाँ पे अपना समर्थन देंगे, यानी सब गठबंधन करेंगे, यानी इनका गठबंधन होगा। इनके पास अगर संख्या कम है तो 2-3 जितना ही पार्टी हो सकती है, जितना जिनको इनका समर्थन मिले, ठीक है, तो वो गठबंधन का सरकार होगा यहाँ पे। तो वो गठबंधन से यहाँ पे अपने सरकार की, अगर वैसे यहाँ पे संख्या कम हो गई, यहाँ पे इन्होंने गठबंधन ऐसा बना लिया कि इनके पास नंबर ज़्यादा हो गया, सांसदों की संख्या ज़्यादा हो गई, तो गठबंधन की सरकार की दावेदारी पेश करेंगे। ठीक है, सरकार दोनों तरह से बनेगी, एक तो एक पार्टी बनाए सरकार, एक दूसरी 2-3 पार्टी गठबंधन से बनाए। ठीक है, दोनों में क्या होगा, एक बहुमत दल का नेता ही होगा ना, दोनों में अब बहुमत दल का नेता एक चुनेंगे, वो बहुमत दल का नेता ही होगा प्रधानमंत्री, यानी वो बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री होगा, जो एक प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी साहब है, इतने सारे सांसद हैं, इतने सारे मंत्री हैं, ठीक है, लेकिन फेस कौन है, यानी सरकार का एक फेस है ना प्रधानमंत्री, जो अपने आप में सर्वोच्च पद है, यानी नाम मात्र के प्रमुख कौन थे, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया राष्ट्रपति साहब थे, सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया कौन थे, हमारे उपराष्ट्रपति साहब। लेकिन जब सरकार की बात आएगी कार्यकारी प्रमुख की, यानी जो रियल हेड है, जो वास्तविक हेड है, जो रियल हेड, जो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, रियल हेड प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अब प्रधानमंत्री यहाँ पे फेस आ गया, बहुमत दल के नेता चुन लिए गए, ये बहुमत दल के नेता हैं। इनकी जो भी शपथ है ये होगी, ये शपथ कौन दिलाएगा, ये हमारे राष्ट्रपति दिलाएंगे। इन्होंने अपने पद की शपथ ली। ठीक है, अब देखिए प्रधानमंत्री जो भी है, इनकी योग्यता पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री की योग्यता क्या होनी चाहिए, प्रधानमंत्री की योग्यता क्या होनी चाहिए। पहली योग्यता ये होगी, भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के नागरिक। ठीक है, दूसरी योग्यता क्या होगी, वो लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य, यानी दोनों में से चुने जाएंगे। यानी अगर वो लोकसभा के सदस्य हैं तो उनसे भी प्लस, या राज्यसभा के सदस्य, यानी यहाँ पे क्लियरली ये नहीं है कि आप अगर लोकसभा के सदस्य हैं तो आप प्रधानमंत्री बनेंगे, अगर वो आप राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं या राज्यसभा के सदस्य हैं तो आप प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ऐसी व्यवस्था नहीं। आप ये जान रहे हैं कि हमारा जो लोकसभा है वो टेम्प्रोरी हाउस है, यानी वो अस्थायी सदन है। तो परमानेंट सदन कौन है, राज्यसभा, और वहाँ पे हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, फिर नए चुन लिए जाते हैं, यानी वो कभी डिसॉल्व नहीं होता राज्यसभा। तो राज्यसभा का भी अगर कोई MP है तो वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, बशर्ते यहाँ पे एज डिफाइन किया गया है। लोकसभा का सदस्य होगा, यानी लोकसभा का सदस्य होगा, उसके लिए आयु कितनी है, 25 ईयर्स। अगर राज्यसभा का सदस्य है उनके लिए आयु क्या है, 30 ईयर्स। बस एज का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया।
और वो भारत के नागरिक होने चाहिए। एज हो गया, पागल या दिवालिया ना हो, या कोई तीसरा है पागल या दिवालिया, ये कॉमन है सब में, पागल व दिवालिया ना हो, ठीक है। चौथा, कोई लाभ के पद पर ना होनी चाहिए। ये सब में था ये चीज़ जो था, लाभ के पद पर ना हो, यानी ये पागल और दिवालिया न हो, लाभ के पद पर न हो, भारत के नागरिक होना चाहिए। ये तीन ऐसा था कि जो हमने अमूमन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, ठीक है, तो हमने सब में ये कॉमन पढ़ा था। यहाँ पे भी ये कॉमन है, बस एज कहाँ डिफरेंस है। एज ये आपका ये स्टार मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता 25 साल, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता 30 साल, प्रधानमंत्री चुने जाएंगे इन दोनों में से किसी भी। हमारे जो अभी वर्तमान में जो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कहाँ से आते हैं, वो लोकसभा सदस्य हैं। वो उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है काशी बनारस से है, वाराणसी से, ठीक है, वो अपना नामांकन भरते हैं, तो वहाँ से वो सांसद है, तो वो लोकसभा के सदस्य हैं वर्तमान में। लेकिन ऐसे ही प्रधानमंत्री हुए हैं तो राज्यसभा के सदस्य थे, जो उनका चुनाव जो था अप्रत्यक्ष हुआ था, ठीक है। तो वैसे कौन है मतलब प्रधानमंत्री बने थे हमारे इससे पहले वाले, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो राज्यसभा के सदस्य थे। तो ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान में दी गई है, जहाँ पे ये क्लियरली मेंशन किया गया है प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको लोकसभा, राज्यसभा, आप किन्हीं के सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। एक एज डिफाइन कर दिया गया, यानी लोकसभा का जब चुनाव होगा प्रत्यक्ष रूप से, तो उसकी जो आयु है, एज लिमिट है 25 साल है। जब राज्यसभा का चुनाव होता है जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो वहाँ पे जो एज डिफाइन किया गया है वो 30 साल है। आपको बस ये क्राइटेरिया फॉलो करना है, ठीक है। बस अब देखिए, हमने इतना पढ़ लिया, यहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं होगी समझने में, बहुत आसान है। प्रधानमंत्री जो है बहुत ही आसान टॉपिक है, अमूमन इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये हमारे रियल हेड है, यानी देश को रिप्रेजेंट करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। योग्यता हमने पढ़ लिया। अब प्रधानमंत्री की भूमिका और शक्तियाँ ये पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री का कार्यकाल, यानी प्रधानमंत्री की भूमिका पहले पढ़ते हैं, यानी प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है। ये कार्यकारी प्रमुख है, पहला कार्यकारी प्रमुख। देखिए, अब देखिए प्रधानमंत्री का चुनाव हो गया, अब चुनाव होनी है मंत्री परिषद, यानी एक मंत्री परिषद बनेगी, यानी जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, यानी कोई प्रधानमंत्री अपनी केंद्रीय भूमिका में आ गए हैं, ठीक है। अब मंत्री परिषद फॉर्म होगा, यानी पूरा कैबिनेट बैठेगा, यहाँ पे सब मंत्री होते हैं ना, यहाँ पे रक्षा मंत्री, रेल मंत्रालय, ठीक है, फिर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी विभिन्न जो कृषि मंत्री, जितने भी मंत्री होते हैं सबका एक कैबिनेट, यानी सब जगह से मंत्री बनेंगे, ठीक है। अब सांसद बहुत सारे हैं, यानी 45 मेंबर्स हैं, इतने सारे सांसद हैं, ठीक है। राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं। तो मेन जो मंत्री बनाया जाएगा, जहाँ पे सरकार फॉर्म होगी, सरकार जो बनती है, अब देखिए आपको किसको मंत्री बनाना है ये तय करने का अधिकार किन्हें है। ये तय करने का अधिकार हमारे ये प्रधानमंत्री साहब को है। प्रधानमंत्री किन्हें मंत्री बनाना है ये प्रधानमंत्री तय करते हैं, ठीक है। अब ये सलाह देंगे किन्हें, राष्ट्रपति साहब को। राष्ट्रपति साहब को सलाह देंगे कि हमें अमूमन इनको ABCD को प्रधानमंत्री ये मंत्री बनाना है, ये विभाग देना है। विभागों का आवंटन कहाँ होगा, प्रधानमंत्री के द्वारा ही तय होगा, कौन सा विभाग किन्हें मिलेगा, कौन जो अमुक नाम है ये मंत्री बनेंगे, ये मंत्री परिषद में कैबिनेट में शामिल होंगे। जो भी निर्णय है ये प्रधानमंत्री का होता है। और ये सलाह किन्हें देंगे, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को इन्होंने सलाह दिया, सलाह देने का अधिकार है प्रधानमंत्री को। अब ये सलाह राष्ट्रपति जरूर मानेंगे। अब राष्ट्रपति इन सारे मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे, यानी सभी मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे हमारे राष्ट्रपति साहब। आपने देखा होगा अभी द्रौपदी मुर्मू, पिछले लोकसभा का चुनाव हुआ था, जितने ही मंत्री बने, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, जितने ही मिनिस्टर शपथ लिए कैबिनेट में, सभी को शपथ किन्होंने दिलाया, अब हमारे राष्ट्रपति यानी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो
राष्ट्रपति जी ही मंत्री को और प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। आपको इतना बात समझ में आ गया? ठीक है। तो ये कार्यकारी प्रमुख हो गए। अब ये सेकेंड, मंत्री परिषद की बैठक बुलाना। अब देखिए, आपके कैबिनेट फॉर्म हो गए, पूरी मंत्री परिषद बन गई आपकी। अब क्या होगा? आप चर्चा करोगे, बैठक बुलाओगे, बिल पास करोगे। उस सब की जो अध्यक्षता होता है, कौन करता है? बैठक की अध्यक्षता यानी कोई भी अगर टीम बनेगी, ठीक है, तो उनका कैप्टन कौन है? प्रधानमंत्री है। तो सबकी अध्यक्षता, बैठक बुलाना, बैठक की अध्यक्षता बैठक बुलाना हो, चर्चा करना, इन सब की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री। ये अपने मंत्री परिषद में समन्वय यानी आपसी जो तालमेल है बनाए रखता है, जो एक हेल्दी गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ये कैप्टन है, इनके टीम में जितने भी सदस्य हैं, जैसे एक कैप्टन होता है क्रिकेट में, ठीक है, वो पूरे जितने भी 11 खिलाड़ी हैं, जो बाकी हैं, जितने प्लेयर्स हैं, सबको वो लीड करता है, सब में वो तालमेल बनाए रखता है। जब मीटिंग होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? कैप्टन ही करता है। तो उसी सेम टू सेम बिल्कुल यहाँ प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। वो पूरे अपने टीम की, अपनी मंत्री की, वो एक प्रमुख है, वो अध्यक्षता करता है, बैठक बुलाएगा, चर्चा करेगा, बैठक की अध्यक्षता करेगा। ठीक है। तो ये इनको हेड करता है, यानी ये लीड करता है। हमने ये समझ लिया। नीति निर्धारण, तीसरा टॉपिक, नीति निर्धारण। सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की नीतियां, कि सरकार का दायित्व, सरकार का उत्तरदायी, सरकार की नीति, सरकार को क्या करना है, क्या डेवलपमेंट करना है, क्या विकास करना है, क्या कानून बनेगा, इन सब की निर्धारण, सरकार की नीतियों का निर्धारण कौन करेगा? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। यानी वो सरकार का वास्तविक चेहरा है। सरकार चलेगी, सरकार क्या व्यवस्था देश के लिए क्या निर्णय ले रही है, क्या कानून बनेंगे, उन सब का निर्धारण, उन सब की नीतियाँ तैयार करना कौन करता है? प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है, उनकी अध्यक्षता में होती है सारी कुछ। तो इसके लिए जवाबदेह कौन होता है? केंद्रीय रूप से जवाबदेह, यानी एक सेंटेंस, एक शब्द आया, जवाबदेह। जवाबदेह प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया। अब चौथा, संसद में भूमिका। जो प्रमुख जो बिल है, यानी संसद में जो भूमिका, यानी जब लोकसभा बैठती है, जब चर्चा होती है, तो सरकार का प्रमुख है, तो वो किसी भी बिल में वो पेश करता है, चर्चा करता है, वो जवाबदेह होता है। तो अपने नीति निर्धारण, जवाबदेही में वो केंद्रीय भूमिका निभाता है और प्रमुख रोल अदा करता है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री की जो जिम्मेदारी है, जो रोल है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे विदेशों से संबंध कैसे होंगे, हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या नीतियाँ बनेंगी, जो भी सिस्टम है उसका पिलर कौन है? प्रधानमंत्री। लेकिन यहाँ पे एक क्लाउज है, अगर हमारा कहीं भी किसी विदेशी राष्ट्र से कोई भी संबंध स्थापित होता है, यानी कोई भी हम वहाँ से कोई डील कर रहे हैं, तो डील में जो नाम है किनका होगा? जो डील में नाम है, अगर कोई हम संधि कर रहे हैं, कोई विदेश के साथ कोई व्यापार कर रहे हैं, तो उनमें जो नाम होगा वो किनके नाम से होगा? वो राष्ट्रपति के नाम से होगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो है नाम मात्र, यानी उनका नाम लगेगा। ठीक है। लेकिन जो केंद्रीय भूमिका जो निभाएंगे संबंध स्थापित करने में, संधि करने में,
जो देशों के जो पुल पे जो अपनी केंद्रीय भूमिका निभाएंगे हमारे प्रधानमंत्री साहब होंगे, और होगी क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से अपने देश को यानी भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनकी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। तो हमने ये पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है राष्ट्रपति से संबंध। हमारे प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति से संबंध क्या है, यानी जो भी निर्णय लिए जाएंगे कैबिनेट स्तर पर, मंत्रिपरिषद में जो भी निर्णय होगी सरकार की, वो व्यक्तिगत रूप से, यानी व्यक्तिगत रूप से, यहाँ पे शब्द आया व्यक्तिगत रूप से, उसकी जिम्मेदारी होगी वो राष्ट्रपति को बताए। उसकी ये प्रमुख जिम्मेदारी होगी, यानी कोई भी सरकार अगर निर्णय ले रही है, फैसला ले रही है, कोई नीतियाँ बन रही है, उसकी वो केंद्रीय भूमिका होगी, वो एक बार राष्ट्रपति से डिस्कस करें, उसमें बताए, और ये संविधान में वर्णित है। तो आज की जो क्लास है हमारी कार्यकाल, प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल ये हमने पढ़ लिया, प्रमुख भूमिका और शक्तियाँ हमने पढ़ लिया। प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल था वो आपने पढ़ लिया, ये कार्यकाल है, जैसे हमने पढ़ा था राष्ट्रपति में कि 5 साल का एक फिक्स टेन्योर था, लेकिन जब यहाँ पे कार्यकाल प्रधानमंत्री के पढ़ेंगे तो यहाँ पे इनका फिक्स कोई टेन्योर नहीं, यानी जब तक उनमें बहुमत, जो भी सरकार बनी है, जब तक बहुमत रहेगा, तब तक बहुमत की स्थिति रहेगी, जब तक बहुमत, यानी यहाँ कोई फिक्स टर्म नहीं है कि प्रधानमंत्री 5 साल के लिए बनेंगे, 2 साल के लिए बनेंगे, मतलब कोई फिक्स टर्म नहीं है। जब राष्ट्रपति था 5 साल फिक्स था, उपराष्ट्रपति था 5 साल फिक्स था, एमएलए बनते हो संसद में 5 साल आप फिक्स होते हो, लेकिन जब आप प्रधानमंत्री बनते हो तो आप कोई फिक्स नहीं होते हो। प्रधानमंत्री बनने के लिए जब तक आपके जो भी है कैबिनेट में, जब तक आपका जो भी है पार्टी में, जब तक बहुमत रहेगा तब तक आप बहुमत दल के नेता हो, तब तक आप प्रधानमंत्री हो। जिस दिन बहुमत नंबर्स कम हुआ, जिस दिन अगर गठबंधन सरकार है, जिस दिन एक जो पार्टी ने अपना पैर खींचा, आपके पास नंबर्स कम हो गए, आपने अपना बहुमत, वो नंबर्स आपके पास नहीं है, तो आप प्रधानमंत्री नहीं रहोगे, प्रधानमंत्री आप नहीं बन पाओगे, आपको त्यागपत्र देना होगा, आप बर्खास्त हो जाओगे। जो भी आपकी जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद वही डिसॉल्व हो जाएगी जब तक बहुमत नहीं रहेगा। बहुमत ना होने पर ये डिसॉल्व हो जाती है। तब इसके बाद क्या होता है, तब इसके बाद जो होता है, हमारे राष्ट्रपति साहब की जो केंद्रीय भूमिका होती है, अगर किसी भी पार्टी के पास ऐसे नंबर्स नहीं होते, सरकार तो बन गई, प्रधानमंत्री भी चुन लिया गया, लेकिन बीच में ऐसी परिस्थिति आ गई जहाँ पे बहुमत नहीं है सरकार के पास, ऐसे नंबर्स नहीं है, आपसी मतभेद हो गया, कुछ भी कारण हो सकता है, तो क्या हो सकता है वहाँ पे, तब आपकी सरकार गिर जाएगी, वो जो मंत्रिपरिषद है वो डिसॉल्व हो जाएगी, मंत्री स्वयं भी मंत्री नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री स्वयं अगर त्यागपत्र दे दिया, मृत्यु हो गई, या स्वयं उनके पास नंबर्स नहीं है, पूरी मंत्रिपरिषद डिसॉल्व हो गई, या पूरे मंत्री ने, कैबिनेट ने, मंत्रिपरिषद ने ये मतलब निर्णय लिया प्रधानमंत्री के विरोध की, ये हमारे सदन के नेता नहीं है, अपना जो भी है बताया राष्ट्रपति को कि अपना समर्थन वापस देते हैं, हमारे बहुमत दल के नेता को हम हटाना चाहते हैं, तो क्या होगा, वो उसी रीति से जितने मंत्री हैं, जितनी भी मंत्रिपरिषद फॉर्म हुई थी, वो सारे डिसॉल्व हो गए आपको, क्योंकि वास्तविक लीड कौन कर रहा है, हमारे कैप्टन साहब कौन है, प्रधानमंत्री। अगर वो ही नहीं रहेंगे तो मंत्री जितने भी हैं वो सारे अपने पद से, अपनी शक्ति, अपनी जो पद है वो डिसॉल्व हो जाएगी, वो सारी पद की भूमिका वहाँ पे समाप्त हो जाएगी। तब यहाँ पे राष्ट्रपति की जिम्मेदारी बनती है, राष्ट्रपति की यहाँ पे विवेकाधीन शक्ति, यानी राष्ट्रपति की हमने बहुत शक्तियाँ पढ़ा, तो उनमें से एक है विवेकाधीन शक्ति। यहाँ पे इनकी विवेकाधीन शक्ति महत्वपूर्ण हो जाएगी। तब वो अपने विवेक से, जो उनको सही लगेगा, उन्हें लगेगा कि इन पार्टी के नेता को मुझे प्रधानमंत्री बनाना है, तो विवेकाधीन शक्ति के तौर पर किसी भी सदस्य को मंत्रिपरिषद निर्माण के लिए बोल सकते हैं। तब वो आएगा, तब वो जो भी प्रधानमंत्री का यहाँ पे
आपसी सहमति से चुनाव होगा। फिर ये इनकी विवेकाधीन शक्ति है, ठीक है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं है तब तक यानी नंबर्स इज़ मोर इम्पोर्टेंट, यानी आपके पास बहुमत होना चाहिए। यानी हमारे देश में बहुमत का ही शासन है, इसे ही कहते हैं जब तक आपकी लोकसभा में बहुमत है तब तक आप प्रधानमंत्री हो। जिस दिन बहुमत नहीं रहा तो आप अपने पद से बर्खास्त हो जाओगे, यानी वो आपका पद ही चला जाएगा, ठीक है, डिसॉल्व हो जाएगी, पूरी मंत्रिपरिषद गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी, इसे ही कहते हैं। फिर नेक्स्ट चुनाव होगा, फिर इसमें टाइम लिमिट है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है। हमने यहाँ तक पढ़ा। अब जो प्रधानमंत्री का आप त्यागपत्र है, प्रधानमंत्री का त्यागपत्र किन्हें देते हैं, यानी प्रधानमंत्री अगर त्यागपत्र देंगे तो किन्हें देंगे। प्रधानमंत्री को जब भी लगेगा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूँगा या मैं सक्षम नहीं हुआ, या उनका ही स्वास्थ्य खराब हो गया, जैसे अभी वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति के सबका स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया, तो किसी भी कारण से अगर त्यागपत्र देना होगा तो त्यागपत्र किन्हें देंगे, राष्ट्रपति। उन पर चर्चा की। तो अगले जो क्लास होगी हमारी, जो प्रमुख जो चर्चा करेंगे वो हमारे प्रमुख जो प्रधानमंत्री जो अब तक बने हैं और उनके जो फैक्ट्स होंगे वो उस क्लास में पूरी चर्चा की जाएगी। तो हमारी जो क्लास 1 है प्रधानमंत्री की आज यहाँ पर समाप्त होती है। दूसरे क्लास में हम अपने प्रधानमंत्री टॉपिक को यानी प्राइम मिनिस्टर को पूरी टॉपिक को ख़त्म करेंगे, समाप्त करेंगे, और हमारी जो पूरी चर्चा है प्रधानमंत्री की वो यहाँ पे पूरी होती है। तो आपको ये क्लास कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें, ताकि आपकी जो हमारे जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो सारे आपको जो क्लास है आपको पूरी समझ में आए। मैं क्लास का आपको हर चीज़ अच्छे से समझा पाया। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।